मुझे ऑफिस वालों ने आइसक्रीम लेने भेजा। उन्होंने मुझे कहा कि 5,000 रुपये आप एटीएम से ले लेना और उसमें से 3,000 की आइसक्रीम ले आना और 2,000 मुझे दे देना। मैंने ऐसे ही किया कि 5,000 एटीएम से निकलवाए। थोड़ा सा दूर एक बुज़ुर्ग खड़े हुए और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मुझे आगे तक उतार देना। मैंने उन्हें बिठाया, आगे तक उतारा। जब मैं घूम के वहाँ पे आया ना जहाँ से आइसक्रीम लेनी थी, मैंने पॉकेट को हाथ लगाया, मेरी पॉकेट में 1 रुपया आ गया। बाहर एक बुजुर्ग है, मुझे लगा कि शायद मांगने के लिए आए हैं। मैंने जेब से पैसे निकाले तो मैंने उन्हें दे दिए। कहते मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मुझे पानी पिला दो। कहते कि नहीं, मैंने यहाँ खड़े होकर पानी नहीं पीना, मैंने अंदर गैराज में बैठ के पानी पीना है, कुर्सी पे। तो वो कहने लगे कि आपके पास 10 रुपए का नोट है। तो वो मैंने 10 रुपए का नोट निकाला, मैंने उन्हें दिया। उन्होंने इस तरह हाथ पे मसला और उन्होंने मुझे कहा कि ये पकड़ लो। वो मैंने देखा, वो एक पर्चीज थी छोटी सी, एक साइड पे खाना कबा था, एक साइड पे रोजा रसूल बना था। बिल्कुल मैंने तो यही कहा कोई वली अल्लाह आ गए। अब मैं घर से उनको साथ लेके एटीएम पे गया हूँ, वहाँ से मैंने कैश विड्रॉल करवाया। 16,000 रुपये मैंने उन्हें पकड़ाया अपने हाथ से। उसके बाद जब मुझे थोड़ी देर बाद होश आई तो मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, हम लुट गए हैं। अच्छा, हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नौजवान, इसका नाम साबिर है, ये इसी कंपनी का ऑफिस बॉय है जिस कंपनी के छोटे से लॉन में बैठकर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। इसको इसके साथी ने एटीएम कार्ड देकर बैंक भेजा और इसे कहा कि पैसे कैश करवाने के बाद आते हुए ये आइसक्रीम लेता है। लेकिन जब ये वापस आया तो इसके चेहरे पर परेशानी थी, पशेमानी थी, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। इसकी तरफ से बताया गया कि इसने पैसे कैश करवा लिए थे लेकिन वो उचक लिए गए। किस तरह से उचक लिए गए, इसकी ज़ुबानी सुनिए, साबिर क्या कहता है। मुझे ऑफिस वालों ने आइसक्रीम लेने भेजा। उन्होंने कहा कि आइसक्रीम लेके आना। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि 5,000 रुपये आप एटीएम से ले लेना और उसमें से 3,000 की आइसक्रीम ले आना और 2,000 मुझे दे देना। तो मैंने ऐसे ही किया कि 5,000 एटीएम से निकलवाए। वहाँ से निकला हूँ, थोड़ा सा दूर एक बुज़ुर्ग खड़े हुए और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मुझे आगे तक उतार देना। मैंने उन्हें रुकने का बिठाया। इशारा किया उसने? हाँ जी, रुकने का इशारा अच्छा। किया। मैं रुक गया। बुज़ुर्ग थे। मैंने तो कहा कि कितनी उम्र के होंगे? तकरीबन 70 के करीब होंगे। अच्छा, सफ़ेद दाढ़ी शाड़ी थी? सफ़ेद दाढ़ी थी, टोपी पहनी हुई और परना उन्होंने लपेटा हुआ। अच्छा, मोअज़्ज़ज़ नज़र आ रहे थे? मोअज़्ज़ज़ नज़र आ रहे थे। तो मैंने उन्हें बिठाया और आगे तक उतारा। जब मैं घूम के वहाँ पे आया ना केक एंड बेक पे जहाँ से आइसक्रीम लेनी थी, मैंने पॉकेट को हाथ लगाया, मेरी पॉकेट में 1 रुपया आ गया। कौन सी पॉकेट में? ये पीछे वाली अच्छा, पैंट की में? पैंट। अच्छा, उन्होंने निकाल लिया रास्ते में? उन्होंने रास्ते में कहीं निकाल लिया, बस उन्होंने मेरी कमर में हाथ मारा। उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हारा भला करे। निकालने से पहले या निकालने के बाद? निकालने से पहले। अच्छा, तो आप मुझे समझते पता हैं, ही नहीं चला। आप समझते हैं वो जो उन्होंने थपकी दी या हाथ मारा उससे कुछ ना कुछ उन्होंने कर दिया? कर दिया। कोई जादू कर दिया या वो? बिल्कुल ऐसा। अच्छा, आप? मैं सुन्न हो गया। तकरीबन मैं केक एंड बेक पे 5 मिनट तो मैं वहाँ पे परेशान रहा हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। अच्छा, वो तो पैसे जब निकल गए, आपको पता चला पैसे निकल गए, तो वो तो परेशान आपने होना ही। बिल्कुल। अच्छा, मैंने कॉल की यहाँ पे, मैंने उन्हें बताया कि मेरे पैसे निकल गए। नहीं, आप क्या समझते, उसने कुछ पढ़ के फूंक हाँ दिया जी। था? ये यकीन इनके है पास आपको? वो जैसे कह सकते हैं कि ढाइया पढ़ते हैं अच्छा। और अगले बंदे का ब्रेन बिल्कुल बंद कर देते हैं। अच्छा, ये वो पॉकेट इतनी ज्यादा खुली थी कि वो नहीं। अच्छा, पॉकेट को कोई हाथ लगाए पता चलता है कि पॉकेट को हाथ लगा रहा है कोई। मुझे ये भी नहीं पता चला कि अच्छा, उन्होंने निकाल कैसे लिया। और बैठे हुए तो वो और भी वो गुंजाइश ही नहीं रहती? गुंजाइश नहीं रहती। ठीक। पीछे वाली पॉकेट है। ठीक। तो ये आपने सुन लिया कि साबिर ने क्या कहा, इसके साथ क्या बीती। इसका इस बात पर ज़्यादा ज़ोर था ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद भी कि जब उसने मेरी कमर पर
सबकी नुमा थोड़ा सा हाथ मारा तो उसके बाद मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मैं अपने हवास खो रहा हूँ। और उसके बाद जो कुछ हुआ इस नौजवान की तरफ से बता दिया गया। जब इसने ऑफिस में आकर बात की तो कई इंकशाफात सामने आए। मुझे ताहिर की तरफ से बताया गया कि उसके दोस्त खाबर के साथ भी कुछ अर्सा कबल ऐसे ही हुआ था। खाबर के साथ मेरी तो बात नहीं हो सकी। बहरहाल जिस दिन भी मौका मिला उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। तो खाबर के हवाले से ये बताया गया कि वो अपनी गाड़ी पर जा रहे थे, सिग्नल पर गाड़ी रोकी तो किसी मंगते की तरफ से कहा गया अल्लाह के नाम पर। तो इन्होंने अपनी साइड का शीशा खोला, उसकी तरफ देखा और अपना वॉलेट उठाया, उसमें से 500 रुपया उसके हवाले कर दिया। उसने कहा कि और भी पैसे दे दें, तो इन्होंने मज़ीद 500 दे दिया। उसने फिर कहा कि मज़ीद भी दें, वो मज़ीद की बात करता रहा। ये उनको 500 और फिर 1000 और फिर 1000, जितने उनके बटुए में पैसे थे सारे के सारे उसके हवाले कर दिए। वो चलता बना। जब ये घर गए तो इन्होंने फिर सोचा, इनको ख्याल आया कि मैंने क्या कर दिया। वो आज भी कहते हैं कि वो कौन था जिसने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया था। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि उनका एक दोस्त वो भी अपनी फैमिली के साथ गाड़ी पर जा रहा था, सिग्नल पर गाड़ी रुकी, उनको भी एक मंगते की तरफ से अल्लाह के वास्ते देने के लिए कहा गया। उसकी आवाज़ में क्या था, उसकी आंखों में क्या था, उसने उसकी आंखों में देखा तो उसको 1000 का नोट दे दिया। उसने कहा कि और भी दे दें, तो उसने 1000 और दे दिया। वो कहता गया, ये सुनते गए, 1000 रुपया उनको देते गए, 30,000 रुपया उसके हवाले कर दिया। मज़ीद भी देना चाहते थे कि उनकी अहलिया साथ बैठी हुई थी। उन्होंने पर्स छीनते हुए कहा कि आप क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद ये लोग आगे चले गए, अपने घर चले गए। उनको भी घर जाकर ख्याल आया कि मैंने ये क्या कर दिया है। तो अब भी वो कहते हैं कि वो कौन था, कहाँ से आया था, मेरे साथ किस तरह से उसने इस तरह कर दिया और मैं अपने हवास में क्यों नहीं रहा था। इसी दौरान ये इंकशाफ भी सामने आया कि एक कंपनी का मालिक अपने ऑफिस के बाहर खड़ा था। वहाँ पे एक बुज़ुर्ग आता है, उसकी तरफ से उसके साथ लैक के बाद कहा जाता है कि आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। परेशानी तो किसी न किसी वजह से शायद हर शख्स होती हो। उन्होंने भी ये सोच लिया कि इस बुज़ुर्ग को मेरे अंदर का पता चल गया है, और ये पता कैसे चला है। इसी दौरान उस बुजुर्ग की तरफ से साथ खड़े दरख्त से एक पत्ता तोड़ा गया। उसको उन्होंने अपनी मुट्ठी में लिया, थोड़ा सा उसको घुमाया और उसके बाद मुट्ठी उनके सामने खोली। उस पर बादाम की गिरी रखी हुई थी। इन बुजुर्ग ने कहा कि आप गिरी खा लें। कंपनी के मालिक ने गिरी खा ली। तो उसके बाद बाबा जी की तरफ से कहा गया कि ये मोबाइल और अपना वॉलेट मेरे हवाले कर दें। उन्होंने बिला चुनो चरा, बिला सोचे समझे अपना वॉलेट, जिसमें 30-35 हज़ार रुपया था, अपना मोबाइल और अपना आईफोन मोबाइल जो उन्होंने चंद रोज़ कबल 5 लाख रुपए का ख़रीदा था, वो दोनों उसके हवाले कर दिए। वो बाबा जी चलते बने। ये अपनी उंगली में पड़ी हुई अंगूठी घुमाते हुए अपने ऑफिस में आ गए। जब थोड़ा सा संभले तो अंगूठी घुमाते हुए उन्होंने अपने मैनेजर्स को ये वाक़या बताया और कहने लगे कि वो कौन था, मेरे साथ ऐसा कैसे कर गया और मुझे उसकी खबर तक न हुई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चलें, गनीमत है मेरी अंगूठी बच गई। ये बात ज़रा आगे बढ़ी तो मुझे पता चला कि हमारी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहम्मद नुमान मौजूद हैं। मैंने उनसे बात की। उनके साथ भी ऐसा ही एक वाक़या चंद साल कबल पेश आया था। नुमान क्या कहते हैं, आइए ज़रा उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। ये 2017 की बात है कि बेल लगी, बाहर एक बुजुर्ग है। मुझे लगा कि शायद मांगने के लिए आए हैं। घर पे थे आप? हाँ जी, मैं घर पे था। तो मैंने जेब से पैसे निकाले तो मैंने उन्हें दे दिए। कहते मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मुझे पानी पिला दो। मैं गया, मैं जाके पानी दे के आया, मैंने उन्हें पानी दे दिया। कहते कि नहीं, मैंने यहाँ खड़े होकर पानी नहीं पीना, मैंने अंदर गैराज में बैठ के पानी पीना है, कुर्सी पे। वो अंदर बैठ के मैंने पानी वगैरह पिलाया उन्हें। मैंने उनसे चाय का पूछा।
اس کے بعد میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اب میں ان سے اجازت لوں, کہ میں نے انہیں اچھا. کہا کہ ٹھیک ہے اب بابا جی آپ جا سکتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے پاس 10 روپے کا نوٹ ہے. میں نے کہا ہاں جی ہے, جو کہ میں نے پہلے سوچا تھا کہ میں انہیں باہر سے دے کے میں فارغ کر دوں گا. تو وہ میں نے 10 روپے کا نوٹ نکالا, میں نے انہیں دیا. انہوں نے اس طرح ہاتھ میں مسلا اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پکڑ لو. اچھا. وہ میں نے دیکھا, وہ ایک پرچیز تھی چھوٹی سی, ایک سائڈ پہ خانہ کعبہ تھا, ایک سائڈ پہ روزہ رسول بنا تھا. اب وہ میرا تھوڑا سا دماغ پہ وہ اثر کرنا شروع ہو گیا کہ میں نے کہا یہ کیا ہے, ہپنوٹائز ہونا شروع. ہاں جی. ساتھ ہی لون میں وہ پودے لگے ہوئے ہیں, انہوں نے ایک پودے کا پتا توڑا ہے, انہوں نے پھر ایسے مسئلہ ہے, انہوں نے مجھے کہا یہ لو. اب میں نے دیکھا یہ کیا ہے, وہ تھے ایک مصری ٹائپ میٹھی چیز تھی. میں تھوڑا دماغ معاف ہوا. پھر پاس ہی ایک اینٹ پڑی ہوئی تھی, مجھے کہتے کہ وہ اینٹ لے کے آؤ, اسے نیچے مارو. میں نے مارا, اینٹ ٹوٹ گئی, اس کو اتنا سا وہ ٹکڑا ملا, کہتے کہ وہ پکڑو اور وہ مجھے دے دو. میں نے دیا, انہوں نے پھر ایسے کیا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ نے دیکھنا ہے, کھا جاؤ ایسے. اب ایک بار میں دماغ میں سوچوں کہ یار یہ اینٹ ہے, میں چبا جاؤں گا, ٹھیک ہے. تو میں نے خیر ویسے منہ میں ڈال لیا, میں کھا رہا ہوں. تو وہ بھی مصری ٹائپ تھی, کہ میٹھی چیز تھی, مطلب کہ وہ بھی اندر گزر گئی. میں بڑا حیران ہوا, اس چیز نے مجھے اور زیادہ معاف کر دیا, قائل کر دی. ہاں جی, قائل کر دیا, پہنچا ہوا بابا ہے. بالکل. میں تو یہی کہا کوئی ولی اللہ آ گئے. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ نا کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس, اس طرح مطلب کہ وہ باتیں کافی دیر کرتا رہا ساری. اس نے مجھے کہا کتنے پیسے تمہارے پاس. میں نے کہا ابھی تو کوئی بھی نہیں. کہتے تمہارے پرس میں 1000 روپے ہیں. اچھا. اب میں نے پرس نکال کے دیکھا, واقعی 1000 تھا. میں کہا بابا جی کو سب پتہ ہے. پھر بابا جی کہتے تمہارے پاس اور بھی پیسے ہیں. میں نے کہا نہیں ہے. کہتے تمہارے پاس ہیں, تم مان نہیں رہے ہو. میں نے کہا میرے پاس بینک میں ہے, میرے پاس نہیں ہے. اچھا. تو کہتے کہ بینک میں کتنے ہیں. بینک میں تھے تو زیادہ, لیکن میں نے انہیں کہہ دیا میرے پاس 20,000 ہے. تو میں نے کہا لیکن مجھے چاہیے بھی ہے. تو کہتے کوئی مسئلہ نہیں, جتنے تمہیں چاہیے تم رکھ لو اور باقی کو مجھے دے دو 20,000 میں سے. میں نے کہا ٹھیک ہے. مطلب کہ ایسا دماغ معاف ہوا تھا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے. اب میں گھر سے ان کو ساتھ لے کے ATM پہ گیا ہوں, وہاں سے میں نے کیش وڈرال کروایا. 16,000 روپے میں نے انہیں پکڑایا اپنے ہاتھ سے. وہ انہوں نے 16,000 پکڑا ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر پیسوں کا ایسے کیا اور ایسے انہوں نے کر کے پریس کیا ہے, تو وہ پانی گرنا شروع ہو گیا. میرا اور دماغ معاف. اچھا. میں نے کہا مطلب اب یہ لے کے جا رہے تو جانے دو, خیر ہے کوئی بڑا بندہ ہی ہے. خیر وہ لے کے, میں نے انہیں کہا کہ اب آپ نے کہا تھا نا, کہتے میں خود چلا جاؤں گا یہاں سے. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ اپنے راستے گئے, میں اپنے راستے گیا. لیکن اس کے بعد جب میں تھوڑی دیر بعد ہوش آئی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ نہیں ہم لٹ گئے ہیں. اچھا. ہاں جی. تو بس اس ٹائم جو بھی ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہو کیا رہا ہے انسان کے ساتھ. اچھا, اگر ان کی اتنی کرامات ہے تو پھر اس طرح کے وہ فراڈ کیوں کرتے ہیں؟ یہی تو اب اس کے بعد مجھے یہ سمجھ آئی ہے نا کہ اگر ان کے پاس اتنے معجزے ہیں یا کچھ بھی ہے, علم ہے کچھ بھی ہے, تو پھر یہ ایسے کیوں بے روپیے سے بن کے یا ایسے کیوں روپ ڈال کے یہ پھر رہے ہیں. یہ تو گھر بیٹھے ہیں. اچھا, اس کا جواب آپ کو کہیں سے نہیں ملا ابھی تک؟ نہیں, اس کا جواب نہیں. بہت شکریہ. جی, تو محمد نعمان اب تک بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کون تھا, میرے اوپر وہ کیا جادو کر گیا تھا. میرے ساتھ بھی ایسے کچھ واقعات پیش آئے, وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. یہ آج سے 20-21 سال پہلے کی بات ہے. میں سرگودا گیا. سرگودا سول ہاسپٹل کے سامنے ایک چوک ہے, اب تو شاید وہاں پہ اوور ہیڈ برج بن گیا ہے. وہاں سے ہم گول چوک کی طرف مڑے. جیسے ہی مڑتے ہیں گاڑی بند ہو گئی. طاہر ان دنوں 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا, 7th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا. وہ فوری طور پر نیچے اترا تاکہ گاڑی کو ایک سائڈ پر کر لیں. طاہر نے دھکا لگانا شروع کیا. ایک بچہ کتنا دھکا لگا سکتا ہے. اسی دوران دیکھا کہ ہمارے سامنے ایک نئی ٹویٹا سپر وائٹ کلر کی رکتی ہے. اس میں سے 3 تنومند صحت مند نوجوان باہر نکلتے ہیں. تینوں نے کلف والے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے. انہوں نے گاڑی کے قریب آ کر طاہر کو ایک سائڈ پر ہونے کا اشارہ کیا اور وہ دھکا لگانے لگے.
चंद मीटर गाड़ी को धक्का लगा तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसके बाद वो जा अपनी गाड़ी में बैठकर आगे चले गए। वो कौन थे मैं अभी सोचता हूँ। और मेरे साथ फिर कुछ ऐसा भी हो चुका है। 10-12 साल पहले हम लोग फैसलाबाद के अंदर से गुजर रहे थे। गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी कम स्पीड भी नहीं थी कि एक साइड से, लेफ़्ट साइड से एक खातून सड़क क्रॉस करने लगी। मुझे यही लगा कि ये गाड़ी को देखकर रुक जाएगी, लेकिन शायद उस खातून की तरफ से गाड़ी को नहीं देखा गया। गाड़ी उनके करीब से गुजरी तो गाड़ी का बैक साइड मिरर उन माँ जी के हाथ को लगा, बाजू को लगा। इस दौरान मैंने गाड़ी की स्पीड बहुत कम कर ली थी। थोड़ा आगे जाकर गाड़ी को रोक लिया। अम्मा जी गिरी नहीं, लेकिन लोग भागम भाग उनके करीब आए, उनकी हालत पूछने लगे। मैं भी अपनी गाड़ी से निकलकर उनकी तरफ जाने लगा तो इस मौके पर एक शख्स मेरे पास आया। उसने बड़ी आश्तगी से कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि ऐसे मौके पर लोग ये नहीं देखते कि कसूर किसका है। लोग सिर्फ ये देखते हैं कि चूँकि गाड़ी की वजह से ये सारा कुछ हुआ है तो गाड़ी वाले को लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो माँ जी गिरी नहीं थी, बच गई थी। उसके हाथ पर कोई थोड़ी बहुत चोट आई होगी। तो मैं वहाँ से उस शख्स के कहने पर आगे चला गया। इससे भी कई साल पहले की बात है, शायद 1988 का दौरानिया था। मैं अपनी बाइक पर क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए जा रहा था। रास्ते में एक दुकान के सामने कोई ऐसा खड्डा बना हुआ था कि मेरा अपनी साइड से गुजरना थोड़ा सा मुश्किल था। मैं दूसरी साइड से गुजरने लगा कि इसी दौरान सामने से एक बाइक पर बुजुर्ग आ रहे थे। उनकी स्पीड कोई मामूल से ज़्यादा तेज़ थी। जब उन्होंने मुझे सामने देखा, मैं उनके तकरीबन सामने आ चुका था, लेकिन वो काफ़ी दूर थे। वो मुझे बाइक पर इस तरह से देखकर घबरा गए। उन्होंने ब्रेक लगाई। ब्रेक लगाते ही स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वो फिसल गए और घिसटते हुए काफ़ी दूर तक मेरे करीब से गुजरते हुए चले गए। मेरे साथ नहीं टकराए थे। उनको संभालने के लिए इधर उधर से लोग इकट्ठे हो गए। मैं भी उनके पास अपनी बाइक खड़ी करके चला गया। मैं भी संभालने वालों में शामिल था कि इसी दौरान एक शख्स मेरे पास आया। उसने कहा कि आप यहाँ से चले जाएं। उनकी ये बात सुनी और मैं वहाँ से चला गया। अभी हाल ही की बात है, 1 साल पूरा नहीं हुआ। मुझे एक मेहमान को शेख हॉस्पिटल में ड्रॉप करना था। उसके गेट पर मैंने उनको उतारा। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैंने गाड़ी रोकी, वो मेहमान गाड़ी से उतरा। इसी दौरान खड़ी गाड़ी में बैक साइड से एक मोटरसाइकिल ने ज़ोरदार तरीके से टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल फिसलते और घिसटते हुए हमारे सामने आ गई। मैं फौरी तौर पर गाड़ी से निकला। मेरे गाड़ी से निकलने से कबल वो नौजवान खड़ा हो गया था। मैंने उनके करीब जाकर पूछा कि कोई चोट तो नहीं आई। वो घबराया हुआ था, सहमा हुआ था, डरा हुआ था। उसकी तरफ से कहा गया खौफज़दा लहजे में कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का लाख शुक्र है कि मैं बच गया हूँ। तो इसी दौरान मेरे पास एक शख्स आया। उसकी तरफ से इस बार भी वही फ़िक्रा दोहराया गया कि आप यहाँ से चले जाएं। ये सारे मुझे वाक़यात याद आते हैं तो मैं आज भी सोचता हूँ कि वो कौन था। क्या वो एक ही शख्स था जो बार बार मुझे आके कहता था कि आप यहाँ से चले जाएं, और मैं वहाँ से चला गया था। मेरा किसी एक मौके पर भी कसूर होता और वो मेरी वजह से गिरने वाले लोग शदीद ज़ख्मी हो जाते, जिनको हॉस्पिटल पहुँचाना मकसूद होता, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं वहाँ से चला जाता। बहरहाल उनकी तरफ से कहा गया कि आप यहाँ से चले जाएं। जैसा कि मैंने कहा कि 3 सफ़ेद पोश वो किस तरीके से अपनी नई गाड़ी से निकले, उन्होंने हमारी गाड़ी को धक्का लगाया। उससे मैं कितना ज़्यादा इंस्पायर हुआ था, इसी इंस्पायरेशन की वजह से उसके बाद मैंने खुसूसी तौर पर क्या किया था। उन दिनों मेरे पास मेहरान हुआ करती थी। उसके बाद मैंने वैगन आर ख़रीदी। आज मेरे पास और ताहिर के पास नई मॉडल की गाड़ियां हैं। उनमें खसूसी तौर पर इलेक्ट्रिक जंप और टोइंग चैन रखी हुई है। टोइंग चैन इसलिए रखी है कि जब भी मुझे कोई बाइक वाला, कोई रक्शे वाला, कोई गाड़ी वाला
کہیں پہ مشکل حالات میں کھڑا نظر آتا ہے تو میں اس کے پاس اپنی گاڑی کو روکتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اگر اس نے کہیں آگے جانا ہو اس کی گاڑی کو یا رکشے کو تو چین کر لیتا ہوں، اور اس نے جہاں پہ جانا ہوتا ہے وہاں پہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر کسی کی گاڑی اس وجہ سے رکی ہوئی ہو کہ وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی، اس کی بیٹری کم ہو گئی ہے یا بیٹھ گئی ہے، تو الیکٹرک جمپر سے اس کو سٹارٹ کروا دیا جاتا ہے۔ حالیہ دنوں ہمارے ساتھ ایک ایسا واقعہ، ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ ہم پوری فیملی اسلام آباد جا رہے تھے، بھیرا تامو قیام پر ایک نوجوان گاڑی سے اترا، اس کی طرف سے کہا گیا کہ میرا اے ٹی ایم کام نہیں کر رہا، میں نے اسلام آباد جانا ہے تو مجھے 3000 روپے کی ضرورت ہے، جاتے ہی میں ٹرانسفر کر دوں گا۔ اس کو 3000 روپے دے دیے گئے۔ ہمیں اس وقت بھی یہ کوئی شک پڑ رہا تھا کہ شاید یہ شخص پیسے واپس نہ کرے، اس کے باوجود اس کو 3000 روپیہ دے دیا۔ اس کے بعد اس کی طرف سے وہ پیسے کبھی لوٹائے نہیں گئے، نہ اس نے رابطہ کر کے کوئی معذرت کی ہے، لیکن اپنے اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے، اپنی اپنی سوچ کی بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد بھی جس طریقے سے ہم پہلے انسانیت کی خدمت پر یقین رکھتے تھے، اس میں سرے منہ فرق نہیں آیا، کیونکہ دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ آپ ایک دیتے ہیں تو اللہ آپ کو 1000 سے نوازتا ہے، یہی ہمارا یقین ہے، یہی ہم نے دیکھا ہے۔ اب تھوڑی سی ایسی بات کر لیتے ہیں جس کو میں ماورائے عقل بھی کہتا ہوں۔ یہ بھی کئی دہائیاں پہلے کا واقعہ ہے، 1992 کا۔ میں اپنے گھر سے بائک پر نکلا، اس کے کیریئر پر کتاب رکھ دی، لیکن کیریئر اوپر کھینچ کر اس کے نیچے بے دھیانی میں کتاب نہیں رکھ سکا تھا۔ 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، اس دوران موڑ بھی آئے، چڑھائی بھی آئی، اترائی بھی آئی۔ جب میں نے وہاں پہ جا کر موٹر سائیکل روکی، کیا دیکھا کہ کیریئر پر کتاب بالکل اسی طرح سے پڑی ہوئی ہے۔ یہ ناقابل یقین ہے کہ آپ موٹر سائیکل کو چلاتے ہیں، موٹر سائیکل کے کیریئر پر ایسی صورت میں کتاب پڑی ہوئی ہے کہ اس پر کسی قسم کی گرفت نہیں ہے، اس کو چند میٹر کے بعد گر جانا ہوتا ہے، لیکن وہ کتاب نہیں گری۔ اور پھر ایسا ہوا کہ میں بائک پر ہی جا رہا تھا، مارکیٹ سے تھوڑی سی خریداری کی۔ میرے پاس ان دنوں بڑے والا پیناسونک ریڈیو ہوتا تھا، وہ میں نے موٹر بائک کے کیریئر پر رکھا اور اس کو یقینی بنایا کہ کیریئر اس کے اوپر لگ گیا ہے، گرفت اس پر مضبوط ہے، جس کے گرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے چند میٹر چلنے کے بعد ایسے ہی کیریئر پر ہاتھ مارا تو ریڈیو وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ بھی میں نے 100 میٹر کا فاصلہ طے کیا ہوگا۔ میں نے بائک روکی، دیکھا کہ واقعی ریڈیو وہاں پہ نہیں ہے۔ پیچھے دیکھا، کوئی شخص نہ آ رہا تھا نہ جا رہا تھا۔ میں واپس آیا، لیکن ریڈیو کہیں بھی مجھے نہیں ملا۔ اگر ریڈیو گر جاتا تو اس کی یقینی طور پر آواز آتی، لیکن وہ بھی نہیں آئی تھی۔ میں آج بھی حیران ہوں کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا تھا۔ بات ہم نے کی تھی، وہ کون تھا؟ ڈاکٹر احمد سلیم کارڈیک سرجن ہیں، علامہ اقبال میڈیکل کالج کے سینئر پروفیسر ہیں۔ ان کے بڑے بزرگوں کی قبریں فیصل ٹاؤن کے مڑیاں والے قبرستان میں ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ عموماً میں وہاں پہ فاتحہ کے لیے جاتا ہوں۔ ایک بار میں وہاں پہ گیا، برسات کا موسم تھا، میں فاتحہ پڑھ کر واپس آ رہا تھا کہ ایک قبر کے اوپر ایک خاتون کھڑی ہوئی ہے، بڑھیا ہے۔ اس کی طرف سے مجھے مخاطب کر کے کہا گیا کہ یہ میری قبر ہے جو بارش کی وجہ سے بیٹھ گئی ہے، اس کو آپ درست کروا دیں۔ ڈاکٹر احمد سلیم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی کروا دیتا ہوں۔ میں وہاں سے گیا، مزدور کو ساتھ لیا، مزدور نے میرے سامنے اس قبر پر مٹی ڈالی، اس کو درست کر دیا۔ میں گھر آیا، گھر آنے کے بعد میری سوچوں کے دریچے کھلتے چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ یہ کیا ہوا، ٹوٹی ہوئی قبر، کھلی ہوئی قبر، بیٹھی ہوئی قبر، اس کے اوپر کھڑی ہوئی خاتون اور میرے ساتھ مکالمہ، مزدور کو ساتھ لے جانا،
कब्र को मुरम्मत करवा देना। इस दौरान मुझे आखिरकार क्यों एहसास नहीं हुआ कि कैसे कोई खातून अपनी कब्र से बाहर खड़ी होकर ये कह सकती है कि ये मेरी कब्र है, इसको मरम्मत करवा दें। डॉक्टर अहमद सलीम कहते हैं कि मैं उस दिन के बाद से आज तक भी सोचता हूँ कि वो कौन थी। नाज़रीन, इजाज़त से पहले मैं आपको एक और वाक़या भी बताना चाहता हूँ। कुछ अर्सा ही पहले की बात है कि मैं एयरपोर्ट पर गया, वहाँ मेरे सामने आकर एक सब्ज़ पोश खड़ा हो गया। उसके गले में मालाएं पड़ी हुई थीं, मोतियों वाली मालाएं, मनकों वाली मालाएं। उसकी तरफ से बड़े सहर अंगेज़ अंदाज में कहा गया, अल्लाह के नाम पर बच्चा, हर मुश्किल आसान होगी। तो मैंने अपनी जेब से उसकी आवाज़ के सहर में मुब्तला होते हुए 1000 रुपये का नोट निकाला और उसके हवाले कर दिया। जैसे ही मैंने उसको 1000 रुपये का नोट थमाया, उसी लम्हे मुझे एहसास हो गया कि मैंने जज्बातियत से काम लिया है, 1000 रुपये इसको ज़्यादा दे दिया है। इसी दौरान मैं थोड़ा आगे गया था, वो बुज़ुर्ग वहीं पे खड़े थे, उनकी तरफ से फिर आवाज़ आती है, बच्चा। मैं उन्हीं कदमों पर वापस हुआ, उनके सामने आया तो उनकी तरफ से कहा गया, मांग क्या मांगता है? मैंने उन्हें कहा, मेरा 1000 रुपया वापस कर दें। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।